हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉल साइंस बाय राधिका। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के बारे में। दोस्तों, फेडरलिज्म एनटीए, यूजीसी, नेट और जितने भी यूजी, पीजी, पॉलिटिकल साइंस के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउ सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो वर्ड फेडरेशन है वो कहाँ से आया। द वर्ड फेडरेशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड feodus which means city और agreement। इट मीन्स फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि छोटे छोटे यूनिट्स के बीच एग्रीमेंट के द्वारा बनाया जाता है। छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो होता क्या है कि ये अपनी कुछ पावर्स सेंटर को दे देते हैं। तो इट मीन्स जो फेडरलिज्म है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर्स को हम सेंटर और यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। ये जो यूनिट्स हैं इनको हम हर जगह यूनिट्स नहीं कहते, इनको हम कहीं कैंटोन्स तो कहीं स्टेट, तो इंडिया में इनको स्टेट के नाम से जानते हैं, तो यूएस में भी स्टेट्स के नाम से जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड में हम इनको कैंटोन्स और कनाडा में हम इनको प्रोविंसेस के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे फेडरलिज्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो फेडरलिज्म के फॉर्मेशन के दो तरीके हैं, एक इंटीग्रेशन और दूसरा डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने एरो से बनाया हुआ है, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यूनिट्स जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेंटर वीक होता है। यूनिट्स मिलते हैं, सेंटर को बनाते हैं, इसके पीछे उनके कुछ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के रीजंस हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम यूएस को देख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो स्टेट्स को बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एरो किस तरीके से लगाया है। यहाँ पे सेंटर स्टेट्स को कुछ न कुछ जो है ऑटोनॉमी दे देता है, जिससे स्टेट्स अपने जो स्टेट है, अपना जो रीजन है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेट्स वीक होते हैं। यहाँ पे स्टेट स्ट्रॉन्ग होता है और सेंटर वीक होता है, तो यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग और स्टेट्स वीक। इसका एग्जांपल आप इंडिया को देख सकते हैं। यूएस जो है जो ओल्डेस्ट फेडरलिज्म का ओल्डेस्ट एग्जांपल हम यूएस को लेते हैं, और यूएस ही वर्ल्ड में फेडरलिज्म का एक मॉडल रिप्रेजेंट करता है। एंड इट वॉज फॉर्म्ड, यूएस का जो फेडरलिज्म है वो 1787 में फॉर्म हुआ था। गाइस, अब हम बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म की, यानी कि भारतीय संघवाद की। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं, जो कि इंडियन फेडरलिज्म जो है कनाडा पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। एंड सेकेंड थिंग इज़, इंडिया में फेडरलिज्म को अडॉप्ट करने के पीछे हम दो रीजन्स को देखते हैं। एक तो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री क्योंकि बहुत वास्ट है, एंड सेकेंड इज़ डाइवर्सिटी अमंग द पीपल। आप देखोगे कि इंडिया में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को लगा कि सिर्फ एक फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जो नेशनल यूनिटी को बरकरार रख सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडियन जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे स्टेट्स ने एग्रीमेंट नहीं किया, इंडियन फेडरलिज्म में स्टेट्स ने एग्रीमेंट नहीं किया। यहाँ पे स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे कि इंडियन फेडरलिज्म में स्टेट्स के पास ये राइट्स ही नहीं हैं कि वो जो फेडरलिज्म है, जो ऑटोनॉमी है, यानी कि जो सेंटर के द्वारा उन्हें दी हुई पावर्स हैं, जो फेडरल सिस्टम है उससे अलग हो सके। स्टेट्स के पास ये राइट ही नहीं है, और जो है इंडियन फेडरलिज्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, यह अविनाशकारी है। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म के हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है डुअल पॉलिटी, यानी कि दोहरी राजनीतिक व्यवस्था।
आप देखोगे इंडिया में डबल पॉलिटिकल सिस्टम है, एक है सेंटर में और दूसरा है स्टेट में, यानी कि दोनों के पास, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी सुप्रीमेसी है, दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में सॉवरन हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जहां नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज़ हैं जैसे कि फॉरेन पॉलिसी हुआ, इमरजेंसी हुआ और डिफेंस हुआ, ये देखती है, तो वहीं स्टेट गवर्नमेंट रीजनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज़ देखती है जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। दूसरा फीचर है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान। इसमें क्या है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और जो कि कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जब ये बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि अब 465 हैं। एट प्रेजेंट 465 आर्टिकल्स हैं और 22 पार्ट्स में डिवाइड था जो कि अब 25 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल थे जो कि अब 12 हैं। उसके बाद आता है डिवीज़न ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का बंटवारा। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी की सारी 3 लिस्ट में डिवाइड कर दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको राइट्स है लॉज बनाने का, स्टेट गवर्नमेंट को राइट है स्टेट लिस्ट के लॉज बनाने का, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्योंकि दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज हैं वो बना सकती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही प्रिवेल किया जाएगा। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे जो कि अब 100 हैं। स्टेट लिस्ट में आप देखोगे तो 61 थे जो कि अब 67 हैं, 61 हैं अभी जो कि पहले 66 थे। और कॉन्करेंट लिस्ट में अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 47 थे। उसके बाद आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडियन फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। इट मीन्स कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ तब तक जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता जब तक कि उसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। उसके बाद आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कठोर संविधान। इसमें क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बेसिकली उसका फेडरल पार्ट इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। फेडरल पार्ट दैट इज़ सेंटर स्टेट रिलेशंस हम मेनली देख सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता। इसके अमेंडमेंट के लिए सेंटर प्लस स्टेट का जॉइंट एक्शन प्लस उसके बाद आता है कि पार्लियामेंट जो है इनिशिएटिव लेता है और स्पेशल मेजॉरिटी की नीडेड होती है प्लस हाफ अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आप देखोगे कि इंडिया में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। किस तरीके से इंडिया की जो न्यायपालिका स्वतंत्र है वो 2 रीजन्स हैं इसके मेनली। पहला कि वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करती है। ये जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से ही मेंटेन की जा सकती है क्योंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। दूसरा इसका रीज़न है टू मेंटेन द स्टेट और सेंटर रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच के कोई भी इश्यूज जुडिशरी ही सॉल्व करती है। उसके बाद आता है लास्ट फीचर दैट इज़ बाईकैमरलिज्म। इसमें क्या है कि हमारी पार्लियामेंट के 2 सदन है, राज्यसभा एंड लोअर इज लोकसभा। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो वहीं लोकसभा पीपल एज अ होल, लोगों को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कहे गए कुछ फेमस स्टेटमेंट्स जो कि एग्जामिनेशन में जनरली पूछ लिए जाते हैं। केसी वियरे ने इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल बोला है यानी कि अर्ध संघात्मक बोला है। और गाइज ये जो स्टेटमेंट है केसी वियरे का, इट इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और ये जनरली पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कि हु सेड इंडियन फेडरलिज्म एज अ क्वासी फेडरल। ग्रेनवेले ऑस्टिन का स्टेटमेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट मीन्स ग्रेनवेले ऑस्टिन ने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। गाइज ये भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आता है मोरिस जोन्स का। मोरिस जोन्स ने इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कह के पुकारा है।
तो वहीं पॉल एपलबाई ने इंडियन फेडरलिज्म को एक्सट्रीमली फेडरल कहकर बोला है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कहे गए हैं और जनरली क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। तो ये था, इट इज़ ऑल अबाउट इंडियन फेडरलिज्म। और अगर कुछ भी रह गया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।